जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। शरद पवार ने अपनी डूबती नैया बचाने की तैयारी कर ली है। शरद पवार पाला बदलने में नंबर 1 माने जाते हैं, बड़े शातिर नेता कहलाते हैं और इस बार भी उन्होंने अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए पाला बदलने की तैयारी कर ली है और ये लगभग तय हो गया है कि अब शरद पवार किसी दूसरे पाले में जाने वाले हैं और इसके संकेत खुद पीएम मोदी से मिले हैं। इसके इशारे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से आए हैं और शरद पवार जो हैं वो पीएम मोदी के साथ जुगलबंदी बनाते हुए दिख रहे हैं। ये इससे पहले भी सुप्रिया सुले भी भाजपा नेताओं के इर्द गिर्द उनसे मिलती जुलती नजर आई थी, तब भी चर्चाएं जोरों पर हुई थी, लेकिन अब सीधे पीएम मोदी और शरद पवार के बीच में जो हुआ है उससे तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। अभी पिछले दिनों मराठी साहित्य सम्मेलन में दिल्ली में एक ही मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार आए, दोनों साथ बैठे, दोनों ने भाषण भी दिया और दोनों के बीच इस तरह का सहयोग, ऐसा सम्मान और आत्मीयता नजर आई कि ऐसा लगा ही नहीं कि ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे को भड़काकर उन्हें भाजपा के गठबंधन से अलग कर दिया था। ये वही शरद पवार हैं जो अभी तक भाजपा के खिलाफ बोलते आए थे और इन्हीं के खिलाफ चुनाव भी लड़ा गया है और इन्हीं के जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो इन्हें छोड़कर भाजपा ने उनके साथ जो है गठबंधन में सरकार बना रखी है। दोनों तरफ से कोई नाराजगी नजर ही नहीं आई और मंच पर दोनों बैठे थे और इस मराठी साहित्य सम्मेलन का जो निमंत्रण था वो शरद पवार ने खुद जाकर पीएम मोदी को दिया था। दरअसल शरद पवार चुनाव के नतीजों के बाद ही भाजपा से नजदीकी बढ़ाने में जुटे हुए हैं। भाजपा नेताओं से मिल रहे हैं, पीएम मोदी से भी मिले थे, क्योंकि चुनाव के बाद ही शरद पवार इतने कमजोर हो गए कि उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा आ गया। उनके परिवार के लोग ही अजीत पवार के साथ मर्जर की बातें करने लगे, बेटी की राजनीति खतरे में आ गई। तो ऐसे में शरद पवार को वो दिखा जो इस वक्त सबसे मजबूत है, जो इस वक्त सत्ता में है, और वो है बीजेपी, केंद्र में भी सत्ता में और राज्य में भी सत्ता में। इसीलिए वो पीएम मोदी से जाकर मिले, उनसे समय लिया था, संसद में उनके चेंबर में मिले। वैसे तो अपने साथ 2 किसानों को लेकर गए थे मराठवाड़ा से, लेकिन वो तो एक कवर था कि अब कोई कारण तो मीडिया को बताना पड़ेगा कि हम किसानों की समस्याओं के लिए जा रहे हैं। दरअसल बात तो कुछ और थी। करने तो गए थे सरेंडर वहां पर कि अब मेरे पास कुछ खास नहीं बचा, मेरी पार्टी ने में अब मेरे ही खिलाफ विद्रोह की स्थिति है, तो अब मुझसे जो आपको चाहिए, मेरी पार्टी से जो आपको चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं। मेरे पास ये ऑफर है, अब मर्जर किया जाए, सहयोग किया जाए, इसकी आगे चर्चा होगी। लेकिन वो वहां सरेंडर करने गए और इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को खुद मराठी साहित्य सम्मेलन के लिए निमंत्रण दिया। अब उसे निमंत्रण में पीएम मोदी पहुंचे थे, दोनों मंच पर साथ साथ बैठे थे। पीएम मोदी को वहां पर दीप प्रज्वलित करना था, उद्घाटन करना था कार्यक्रम का, लेकिन पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित किया, पर उसके साथ साथ उन्होंने शरद पवार को भी बुलाया। शरद पवार को भी कहा, वरिष्ठ नेता हैं, आप भी दीप प्रज्वलित कीजिए। उन्होंने भी दीप जलाया। इसके बाद दोनों आकर बैठे। फिर पीएम मोदी का भाषण था, पीएम मोदी ने संबोधित किया और उन्होंने अपने जो उनका संबोधन था उसमें शरद पवार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इनके शरद पवार ने जो मुझे निमंत्रण दिया उसके बाद ही मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब इस कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, भाजपा के और नेता, और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए दूसरे लोग भी मौजूद थे और इसके अलावा साहित्य से जगत से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। अब उन सबके सामने उन्होंने कहा कि शरद पवार के निमंत्रण से ही मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा संबोधन दिया। अब पीएम मोदी आकर बैठ गए मंच पर, फिर शरद पवार की बारी आई, शरद पवार गए तो शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की कि जब मैं उन्हें निमंत्रण देने गया था तो पीएम मोदी ने ये निमंत्रण सुनते ही उन्होंने तुरंत हाँ कह दी कि मैं मराठी साहित्य सम्मेलन में आऊंगा। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और जब वो लौटे मंच की तरफ, अपनी कुर्सी की तरफ, तो पीएम मोदी खड़े हुए, उन्होंने कुर्सी पीछे की और शरद पवार को बैठने में मदद की, क्योंकि थोड़ा सा उनका 86 साल के हो गए हैं तो सेहत पर का तो कुछ तकाजा है ही कि उन्हें मदद की जरूरत भी पड़ती है। तो पीएम मोदी खुद आगे बढ़े, उन्होंने मदद की उनकी बैठने में और यहाँ तक कि जब वो बैठ गए तो बोतल से उनके गिलास में पानी डाला ताकि वो इतना वो बोलकर जो है संबोधन थोड़ा लंबा था तो वो थक गए होंगे, तो उनके लिए पानी डाला, उन्हें पानी पीने के लिए कहा। तो इस साथ में दोनों ऐसा लगा कि बड़ी ही इनके बीच आत्मीयता है और बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, बहुत पहले से अच्छी जान पहचान वाले नेता हैं और दोनों बातचीत करते हुए भी नजर आए, तो बड़े अच्छे संबंधों वाले नेता वो लगे।
लेकिन इससे पहले जो महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ वो तो किसी से छुपा नहीं है। तो ये बदले आसार जो है, जो बदला व्यवहार है शरद पवार की तरफ से और भाजपा की तरफ से, ये एक नए अध्याय की शुरुआत करता दिख रहा है और महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल होने के संकेत दे रहा है। और ये लगभग दोनों के बीच में ये तय है, शरद पवार और भाजपा के बीच में, कि अब शरद पवार पाला बदलेंगे। और इससे पहले उनकी बेटी सुप्रिया सुले वो खुद अमित शाह से मिल चुकी है। अब उन्होंने भी एक कवर दिया, एक कारण दिया कि भाई मैं बीड़ मामले में जो सरपंच की हत्या हुई थी उसके मामले पर बात करने गई थी कि तेजी से जो है जांच की जाए। अब जो पुलिस है वो विषय तो राज्य का है, आपको देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहिए था, लेकिन आप अमित शाह से मिले। अमित शाह से पहले नितिन गडकरी से मिली थी, अब वो आगे देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने वाली है। तो यहाँ पर पिता पुत्री जो है वो लगातार अपनी गोटियां सेट करने में, सेटिंग बनाने में लगे हैं कि जो पार्टी अब महाराष्ट्र की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में उनके हाथ में कुछ तो बचे, क्योंकि शरद पवार की पार्टी में विधायक और सांसद अब साफ साफ ये कह रहे हैं कि या तो आप केंद्र के साथ जाइए या फिर अजीत पवार के साथ जाइए, क्योंकि इस तरह 10 विधायकों के साथ, 8 सांसदों के साथ आप राजनीति नहीं कर सकते और आपकी उम्र भी अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगला चुनाव 1-2 साल में तो आएगा नहीं, 5 साल में आएगा और आप जो है तब तक 89 साल के हो जाएंगे। आपकी सेहत का क्या स्थिति होती है, इसका अभी से ही जो है सेहत खराब होने लगी है, तो फिर उस वक्त तक क्या स्थिति होगी। तो शरद पवार को लेकर उनके पार्टी नेताओं में आशंका है। रोहित पवार, युगेंद्र पवार, इनके जो अपने परिवार वाले लोग हैं वो सब ये कहने लगे हैं कि अजीत पवार के साथ चलना चाहिए, अब उन्हें ही नेतृत्व करना चाहिए और शरद पवार जो है मार्गदर्शक बन जाए। लेकिन शरद पवार को चिंता अपनी बेटी की है। अब बेटी महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव नहीं है, वो पार्टी नहीं संभाल सकती, वो हमेशा से केंद्र की राजनीति करती आई है, लोकसभा का टिकट जीतती आई है, वहां उनको टिकट मिलता रहा, जीतती रही, क्योंकि एनसीपी के भरोसे। अब अगर एनसीपी चली जाएगी अजीत पवार के पास तो शरद पवार को तो डर ये भी है कि कल को सुप्रिया सुले को ही क्या पता टिकट ना दे। इसीलिए वो जब तक वो सक्रिय है वो अपनी बेटी को सुरक्षित करके जाना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी तो लगभग उनके हाथ से निकल ही चुकी है। तो ऐसे में वो 2-3 फॉर्मूले पर विचार कर रहे हैं और भाजपा के साथ बात चल रही है और लगभग बात तय है कि ये फाइनल हो चुका है कि किस तरह से वो आएंगे। मर्जर के चांस तो इसमें कम लग रहे हैं, क्योंकि जितना वो भाजपा से मिल रहे हैं या अजीत पवार से नहीं मिल रहे हैं। और मर्जर अगर होता है, हालांकि भाजपा मर्जर को प्रेफरेंस देती है, क्योंकि इससे जो है अजीत पवार के साथ मुश्किलें कम बनेंगी, क्योंकि आप दोनों को एक साथ महायुति में नहीं रख सकते। लेकिन शरद पवार केंद्र की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि एनडीए को सहयोग करेंगे। उनके पास 9-8 सांसद है, जिनमें उनके सांसदों को ऑफर भी आ चुका है अजीत पवार की तरफ से, भाजपा की तरफ से। लेकिन उनका सहयोग करने से उनका है कि वो संसद में जो भी मुद्दा होगा उसमें भाजपा को उनके सांसद जो है सहयोग करेंगे केंद्र की राजनीति में, और यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में उनके साथ कुछ सहयोग किया जाए। वो अपनी बेटी को भी कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर ये हो गया तो उसके बाद वो मर्जर की तरफ भी बढ़ सकते हैं कि यहाँ उनकी बेटी एनडीए का हिस्सा बन जाए और वो मर्जर कर ले। लेकिन पहले वो अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसको लेकर एक प्लानिंग भाजपा और उनके बीच में बन चुकी है और इसकी घोषणा होने का बस एक सही समय की तलाश वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह से पीएम मोदी जब खुलकर इस तरह से सहयोग दिखा रहे हैं शरद पवार को और शरद पवार भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो ये सब एक बदलाव का बड़ा संकेत ही कहलाता है। और अंदरूनी तौर पर ये कहा भी जा रहा है कि इनके बीच में बातचीत लगभग फाइनल है। अब वो किस तरह से पटल पर आएगा, किस तरह से एक जो शरद पवार है वो पाला बदल के किस तरह से दिखना चाहेंगे, अपनी पार्टी को किस तरह से पेश करना चाहेंगे, ये सब चीजें तय हो रही हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर और शरद पवार कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, ये तो तय है। अघाड़ी से अलग होंगे, ये लगभग इस बात का फैसला हो चुका है। और देखिए एकनाथ शिंदे भी मिले थे कुछ समय पहले शरद पवार से, उनकी तारीफ की थी, उनकी गुगली फेंकने की तारीफ की थी और बड़ा अपने मार्गदर्शक और बड़ा नेता उनको बताया था। तो शरद पवार ने अपनी गोटियां दूसरे पाले में सेट करनी शुरू कर दी है, यहाँ महायुति में एकनाथ शिंदे के साथ, उधर केंद्र में भाजपा के साथ, ताकि पूरी स्वीकृति उस तरफ उनके लिए बनी रहे। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को वो बेवकूफ बनाकर उनसे मिले भी थे, तो यहाँ बीएमसी को लेकर, दूसरे चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे को वो बीएमसी में गठबंधन के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो उद्धव ठाकरे वो तो तैयार नहीं हुए। उनका कहना है बीएमसी अलग लड़ेंगे, हाँ दूसरी जगह गठबंधन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती। कांग्रेस का ये कहना है कि भाई ऐसे मनमर्जी से तो गठबंधन नहीं होता कि यहाँ हम करेंगे और कहीं और नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि पुणे या नासिक इन सब इलाकों में
जो नगर निगम है दूसरे इलाकों में, वहां पर उनका प्रभाव नहीं है, वहां जहां कांग्रेस का प्रभाव है कांग्रेस से फायदा मिल जाए, जहां शरद पवार का प्रभाव है उनसे फायदा मिल जाए, लेकिन बीएमसी में किसी के साथ नहीं बांटूंगा। तो ऐसे में उसके लिए भी सहमति नहीं बनी और शरद पवार को फिर अंत में अपना ही एक रास्ता तलाशना पड़ा है। तो ये कब भाजपा के साथ किस तरह उनकी जुगलबंदी बैठती है, किस तरह वो अपनी पार्टी, अपने अस्तित्व और अपनी बेटी की राजनीति को बचा पाते हैं, आगे देखना होगा। लेकिन बहुत जल्द ही शरद पवार कोई फैसला लेने वाले हैं। और शरद पवार तो पहले भी पाले बदलते आए हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, फिर महाराष्ट्र की राजनीति की, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, कांग्रेस को चुनौती दी, लेकिन बाद में जब लगा कि अकेले बात नहीं बन सकती तो कांग्रेस के साथ फिर से गठबंधन कर लिया, फिर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, कांग्रेस उसमें बड़ी पार्टी बनकर रही। लेकिन जब 2014 में भाजपा जो है एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 122 सीटें आई और उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने में साथ देने से इनकार कर दिया, तो शरद पवार ने तुरंत जो है भाजपा को समर्थन कर दिया, कांग्रेस के साथ भी रहे लेकिन भाजपा को भी समर्थन कर दिया। अपने आगे के लिए वो एक रास्ता रखते हैं कि कभी हमने भी समर्थन किया था, आपको इस तरह की बात कह सके। बाहर से समर्थन उन्होंने दे दिया और भाजपा को उद्धव ठाकरे की जरूरत खत्म हो गई, यहाँ से तल्खियां और बढ़ गई। तो शरद पवार जो है वो अपना ठिकाना भी खोजते हैं और दूसरों के बीच में वो किस तरह से लड़ाई करवा के अपना फायदा उठा सके वो भी सोचते रहते हैं। 2014 में समर्थन देने के बाद अगले चुनाव आते आते शरद पवार अलग खिचड़ी पकाने लगे और भाजपा उद्धव ठाकरे का गठबंधन जीता था लेकिन उन्हें सरकार बनाने नहीं दी। उद्धव ठाकरे को भड़काया, उद्धव ठाकरे बहक गए और भाजपा से झगड़ा किया। तब शरद पवार ने कांग्रेस का पाला पूरी तरह थाम लिया और एमवीए बना लिया। और अब जब इधर हालत खराब हुई है तो शरद पवार उधर पाला खोज रहे हैं, दूसरी जगह जाने की खोज रहे हैं, फिर से भाजपा की शरण में। तो शरद पवार ये सब पाला बदली का काम और विचार बदली का काम ये सब करते आए हैं ताकि किसी तरह वो अपनी महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहें और अपने लिए जगह बनाकर रख सकें। लेकिन अब महाराष्ट्र में अघाड़ी पूरी तरह टूटने वाला है। पहले उद्धव ठाकरे तो अलग हो ही गए हैं, शरद पवार अलग रुख अपना रहे हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों में कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उन पर भी शरद पवार ने कुछ नहीं बोला। कांग्रेस कई मुद्दे उठा रही है, महाकुंभ से लेकर और दूसरे मामलों पर बीजेपी को टारगेट कर रही है। अमेरिका में जो हुआ, उसके अमेरिका के दौरा था उसकी जो है बुराई करने में लगी हुई है। तो कोई ना कोई मामला लेकर बीजेपी के पीछे पड़ी है। लेकिन शरद पवार, सुप्रिया सुले एक बार भी इन मुद्दों पर बोलते हुए नजर नहीं आए। भाजपा के खिलाफ उनका कोई बयान इन दिनों आया ही नहीं। यहाँ तक कि अजीत पवार के खिलाफ जो योगेंद्र पवार ने अर्जी दी थी फिर से पुनर्गणना की, वो तक वापस ले ली गई थी और ये वापस ली गई थी जैसे कि सुप्रिया सुले ने बताया कि मेरे कहने पर वापस ली थी। तो एक सहयोग का वातावरण बनाने की कोशिश है ताकि उस सहयोग के वातावरण में अपनी राजनीति बच सके, अपनी नैया बच सके। और शरद पवार अब इसके लिए सबसे सुरक्षित पार्टी इस वक्त जो है, सबसे शक्तिशाली पार्टी जो है उसके संरक्षण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।